Hello friends, today we are going to study drift of electrons and the origin of resistivity. अगर हम कोई कंडक्टर लें तो उसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस। तो जब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होता है, कैसे वो सीधे होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, मतलब रेजिस्टिविटी तो हम समझते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। ओके, पर ये रो क्या होता है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये हमारा कंडक्टर है। ओके, तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर में आयन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। किसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स के बीच के डिफरेंस को। ठीक है, आयन्स मतलब होता है एटम। ठीक है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इक्वल अमाउंट में नहीं होते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे पास एटम होंगे जिसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में एटम में नहीं हैं, उन सभी को हम बोलते हैं आयन्स। ओके, अब आयन्स में दो चीज़ें हैं। अगर हमारे पॉजिटिव वाले प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हमारा पॉजिटिव आयन बन जाता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए एटम में तो वो नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयंस प्रोटॉन को, और इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं नेगेटिव आयंस। ओके, तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं पॉजिटिव आयंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो प्रोटॉन ना हो। प्रोटॉन एक अलग चीज़ है और पॉजिटिव आयंस एक अलग चीज़ है। दोनों को अलग अलग आपको रिलेट करना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में हमारा जो ये कंडक्टर लिया है हमने, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये फ्लो होते हैं, और एक्चुअली में यही फ्लो होते हैं। ठीक है, तो हमको इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं ड्यू टू दी थर्मल एनर्जी के कारण। सो व्हाट इज थर्मल एनर्जी? इट इज द एनर्जी दैट इज जनरेटेड एंड मेजर्ड बाय हीट। ओके, फॉर एग्जाम्पल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम एंड द केमिकल एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, सो थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। सपोज जब हम कोई कंडक्टर को रखते हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो अगर हम एक नॉर्मल टेम्परेचर लें 28 डिग्री सेल्सियस पे, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है घरों का, ठीक है, तो उस पे भी क्या होता है, हीट होता है हल्का हमारा कंडक्टर। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, पर हमको समझना क्या है कि जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में बिखर रहे थे, ठीक है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में अभी किसी भी डायरेक्शन में है, ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब रैंडमली सब इधर उधर घूम रहे हैं। तो जब हम इसके अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कहीं भी। ठीक है, अब हमने इसके अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस साइड अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड में, हम इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते वक्त हमें क्या करना होता है, एक साइड में हमने पॉजिटिव
ठीक है, और दूसरे साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई कर दिया, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। तो अभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे, ये इधर से ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है, ये इधर से ऐसे, ये इधर से और ये ऐसे। ठीक है, सारे के सारे इधर घूम जाएंगे। ठीक है, ऐसे सब के सब हमारे इस तरफ घूम गए। ठीक है, यू इस साइड में। ओके, तो ये जो यहाँ से ऐसे घूम के जो जा रहा है, हम इसे क्या कहते हैं, ये जो इसे घूम रहे हैं हम इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। हम इसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स घसीटते हुए। और इस पे जो घूमने के लिए वेलोसिटी लग रही है वो हमारी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसे यहाँ से यहाँ जाने में, इसे यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ समय तो लग रहा है। ठीक है, ऐसे हर किसी को कुछ ना कुछ समय लगेगा इधर से इधर घूमने में, इधर से इधर घूमने में। ठीक है, और उसका अगर एवरेज आउट निकाला जाए तो उसको हम बोलते हैं टाउ। टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम एवरेज टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी का अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो हमेशा क्या होगा, 0। ओके, हमें 0 ही मिलता है। तो हमको समझना क्या है, एक पर्टिकुलर ड्रिफ्टिंग का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन रहा है, ठीक है, सिर्फ एक का, तो वो कितना आता है। फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सभी के ड्रिफ्ट को चेक करेंगे कि सब के सब कितना ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो हैवी आयन से टकराते हैं तो सबके सब जब अक्रॉस में टकराएंगे तब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तब हमारी एवरेज वेलोसिटी है कितनी होगी। तो हमने पहले भी समझा कि ये इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी आयन्स हैं इनसे जाकर टकराते हैं। जब इनसे जाकर ये टकराते हैं तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0। ये हमने अभी यहाँ भी बात की। ओके, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, हम क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को सम करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। ओके, तो देखिए 1/n summation n I is equal to 1, Vi is equal to 0. n is the number of free electrons. ओके, हम पहले इलेक्ट्रॉन को लेंगे और n इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आएगा Vi। ठीक है, और इन सभी की जो वेलोसिटी का सम होगा, एवरेज वेलोसिटी का सम होगा, वो कितना होगा, 0। तो ये रहा हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, इस कंडक्टर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, तो जब हम इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो अब फोर्स को इस इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में कैसे पुट किया जाए, तो हमको मालूम है कि फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमने -E लिखा है ये इलेक्ट्रॉन है और जो कैपिटल E लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमको ये भी मिल गया फोर्स का। अब इस वाले फॉर्मूले को हमको क्या करना है, यहाँ रखना है फोर्स के फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, -E इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम इसका एक्सेलरेशन पता करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या निकल जाएगा,
ए इज इक्वल टू माइनस ई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ई अपॉन एम। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जब ये सब ट्विस्ट करेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। इनकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी, ठीक है, ड्रिफ्टिंग होगा तो मतलब इनकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकला हर वेलोसिटी का, समझ में आया, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ लास्ट कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब टकराने के बाद में जितने भी हम देखते हैं, ठीक है। तो वी आई दैट इज एवरेज वेलोसिटी is equal to again vi that is previous average velocity plus minus small e into capital E upon m into del t, ठीक है। अब ये हमारी प्रीवियस एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगला एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है, तो अब आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेल टी इसलिए जोड़ दिया क्योंकि हम एक छोटी सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम प्रीवियस एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो अब कितनी है, वी आई इज इक्वल टू 0, ओके। और ये हमारा अगला वेलोसिटी बनेगा, नेक्स्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इस वेलोसिटी को हमको 0 कर देना है। सो हमने यहाँ पे वी आई इज इक्वल टू 0 माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम डेल टी, ठीक है। सो वी आई इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम डेल टी, ठीक है। अब ये जो हमारा आ रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे वी डी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम डॉट डेल टी। ये हमारी निकल आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में था। अब हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो हमको एक फॉर्मूला तो मालूम है कि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, ठीक है। ओम्स लॉ के फॉर्मूले में हमें ये मिलता है। तो रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, ओके। तो रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ओके। सो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये था ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ओरिजिन मतलब कि ये था एक्चुअल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा था रो इज द कांस्टेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट था उसके बारे में हमने देखा था, पर वो रेजिस्टिविटी किन किन पैरामीटर्स पे काम करती है वो हमको समझना है, ठीक है। अगर हमारा मास ज़्यादा होता है, ठीक है, यदि हमारा मास ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाने से हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो कम हो गई। और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। फिर आता है टाउ, ठीक है। तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ओके। अगर ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी रेजिस्टिविटी फिर से ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला पैरामीटर ये, और दूसरा पैरामीटर रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम,
ठीक है, ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो दिस इज अबाउट ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी. एंड जो आज हमने क्या देखा ये पूरा टॉपिक, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी.